हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर आप उन लिंक्स पे क्लिक करें ताकि आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाए। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है कंजंक्शंस का पार्ट 1। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कंजंक्शंस पर आ चुके हैं। मेक श्योर अभी तक हमने ग्रामर सीरीज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी तक स्टार्ट किया है उसमें जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं वो आप बिना कोई भी वीडियो स्किप करें उसे देखें, ताकि आपको ये पूरी सीरीज़ जो है उसका फ़ायदा पूरी तरीके से मिल सके। एक भी वीडियो अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपको आगे चल के डाउट्स होने लगे और आपको क्लैरिटी नहीं आए कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ऑलराइट, और इनके जो लाइव सेशंस होते हैं मेक श्योर वो भी आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स जो सीख रहे हैं उन्हें अप्लाई करना भी आए। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कंजंक्शंस पर और आज है इसका पार्ट 1। बेटा, कंजंक्शंस बेसिकली होता क्या है? वेल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत है समझने की कि कंजंक्शंस का मतलब क्या है। कंजंक्शन शब्द जो है वो बना है कंजॉइन शब्द से, यानी इस शब्द से बना हुआ है। कंजॉइन का मतलब क्या होता है? कंजॉइन का मतलब होता है या तो जॉइन करना या फिर कंबाइन करना। अगर आसान शब्दों में कहूँ, सरल शब्दों में कहूँ तो इसका अर्थ है जोड़ना। क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? जोड़ना। यानी कंजंक्शंस जो होते हैं ये वो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, यानी या तो दो वाक्य हैं, दो सेंटेंसेस को, या फिर दो थॉट्स को या दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं। ये जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि यूँ कंजॉइन का मतलब होता क्या है और उसी से अर्थ निकल कर आता है कंजंक्शंस का। राइट, तो ये हमने देख लिया कंजॉइन का मीनिंग। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं लिखूँ अमित एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो लोगों की बात की। एक कौन है? अमित है, दूसरा कौन है? अनु है। तो ये दो लोग जो हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पर अमित इज़ अ गुड फ्रेंड, किसका? किसके फ्रेंड्स? अनु इज़ अ गुड फ्रेंड। अब यहाँ पर अगर हम अगेन कॉन्वर्सेशन में अगर बात कर रहे हैं दैट हु इज़ अमित, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, राइट, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो एक कम्प्लीटली अलग कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। लेकिन जब हम इसको एक सेंटेंस में बोल रहे हैं, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाली यहाँ पर बात हो जाती है कि अगर हम अमित और अनु को लेकर बात कर रहे हैं तो अमित और अनु कौन है? अमित एंड अनु दे आर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर ये दो लोग जो जुड़े बेसिकली ये सेंटेंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो जुड़े, कौन सा शब्द रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को जोड़ने के लिए? ये शब्द है एंड। ये वर्ड जो है एंड, ये इनको ज्वाइन करने का काम करता है कि इनकी जो फ्रेंडशिप है, तो दो लोगों की फ्रेंडशिप, तो ये दोनों लोगों की फ्रेंडशिप का जो जुड़ाव आया एक सेंटेंस के अंदर, वो जुड़ाव हमने सिर्फ एंड शब्द से ही वो दिखा सकते हैं। अनु अमित आर गुड फ्रेंड्स ये सेंटेंस नहीं होता। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हम बोलचाल की भाषा में जब कहते हैं तो वो मान्य हो जाते हैं, हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा रहा होगा, राइट, क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। क्योंकि हम अकेले में बात नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी से बात कर ही रहे होते हैं, या तो हम सोच विचार कर रहे होते हैं या फिर हम अगर कुछ बोल भी रहे होते हैं तो अपने हिसाब से हम कुछ बोल रहे हैं और फिर दिमाग में जवाब सोच रहे हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन जब लिखित भाषा होती है तो हम कोई सेंटेंस जब लिखते हैं तो वो एक कॉन्वर्सेशन के बीच में से एक हिस्सा निकल कर आता है। इसीलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ देता है कि नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए अमित एंड अंकिता आर गुड फ्रेंड्स, अमित एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, अमित और अनु अच्छे दोस्त हैं, ये कभी समझ में आता है? ये सिर्फ तब समझ में आता है जब हमने एंड शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँ, अगर मैं यहीं पर कहूँ अमित एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन
शीना उनकी दोस्त नहीं है, बट शीना उनकी दोस्त नहीं है। तो अगर मैं ये सेंटेंस कंटिन्यू रखूं और इसके आगे लिखूं शीना इज नॉट देयर फ्रेंड, शीना इज नॉट देयर फ्रेंड। मान लीजिए ये सेंटेंस जो है वो यहाँ पर ना ख़त्म होके और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो क्या ठीक है? क्या यहाँ ख़त्म हो रहा है तो ठीक है क्या? अमित एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, शीना इज़ नॉट देयर फ्रेंड। ये सेंटेंस तो हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन क्या आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंची है? नहीं। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो होगा अमित और अनु अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शीना उनकी दोस्त नहीं है, शीना उनकी दोस्त नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बट। ये बट शब्द यहाँ पर क्यों आया? ये सेंटेंस ही है कि अनु अमित तो फ्रेंड्स हैं पर शीना उनकी फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो शीना है वहाँ उससे पहले जो बट आया है, उस बट का अर्थ पर शीना उनकी फ्रेंड नहीं है, लेकिन शीना उनकी फ्रेंड नहीं है, ये दोनों ही शब्द आ सकते हैं, ठीक है। बट इन्हीं दोनों शब्दों को दर्शाता है, इन्हीं का इसी बट का ही अर्थ है पर या लेकिन। यहाँ पर फिर से दो सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स। एक सेंटेंस तो कहाँ तक है हमारा, इस फ्रेंड्स तक, और दूसरा कहाँ तक है? दूसरा है यहाँ जो शीना से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये दो सेंटेंसेस हैं और ये दो सेंटेंसेस किससे जुड़े हैं? बट शब्द से जुड़े हैं, राइट। तो ये क्या हुआ? एक कंजंक्शन हो गया। जब पहले सिंगल सेंटेंस था तब एंड जो है वो भी एक किस्म का कंजंक्शन है, क्योंकि इसने भी दो लोगों को जो है जोड़ रहा है। दो नाम आए हैं ना, प्रॉपर नाउन। यानी अगर हम बात करें जैसे शुगर, सॉल्ट, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको राशन का सामान लेकर आना है तो मम्मी लिस्ट बनाती होगी ना घर में, आप भी बनाते होगे मे बी। तो जो लिस्ट बनाते हैं उसमें हम ये कॉमा लगा के ही करते हैं ना, सारा पूरा कॉमा लगा के या नंबर वाइज 1 2 3 4 इस तरह से जो भी तरीके से करते हैं। तो अगर ये कॉमा लगा के करेंगे यानी वो सारा क्या है? राशन का सामान है। तो राशन का सामान है तो मतलब एक आइडिया या एक थॉट की बात हो रही है पूरी के सारे ये सामान है जो हमें खरीद कर लेकर आने, इसलिए कॉमा, इनमें कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा, राइट। इसीलिए कॉमा के हिसाब से हम उनको जोड़ते जाते हैं, लास्ट में लिखते हैं एंड। तो वो एंड जो है हमेशा लास्ट में आता है ना, लास्ट वाला शब्द जो लिख रहे होते हैं उसके जस्ट पहले हम लिखते हैं एंड। तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा? इसका मतलब वो जो बाद में शब्द आया है वो एक जुड़ाव हुआ है। जब प्रॉपर नाउन भी अगर आते हैं, जैसे यहाँ अनु है तो अनु को जोड़ा गया है यहाँ एंड के द्वारा अमित से, और किस रूप में जोड़ा गया है? एक फ्रेंडशिप के तौर पे, राइट। क्लियर है? यहाँ पर हमने बट का यूज़ भी यही किया कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कंजंक्शंस, उनके टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे। Now conjunctions are used to join clauses, phrases and words together for constructing complex and compound sentences. Students, phrases और clauses जो होते हैं एक sentence का हिस्सा होता है, और different types of sentences क्या होता है? complex, compound sentences। ये जो है different types of sentences होते हैं जो हम sentences जब पढ़ेंगे उसमें पूरा जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि conjunctions जो होते हैं इन्हीं सबको join करने के लिए होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? दे मेक अ लिंक बिटवीन, लिंक यानी एक जुड़ाव, या किसके बीच में पैदा करते हैं? एक जुड़ाव होता है या तो बिटवीन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के बीच में, या काफ़ी सारी, यानी या तो दो वर्ड्स के बीच में, जैसे अभी मैंने अमित एंड अनु किया था, या अमंग वर्ड्स, एक दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी ना अभी, शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो 8-10 वर्ड्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पूरी लिस्ट बना लेते हैं राशन की, अभी शुगर, सॉल्ट, कोरिएंडर, ठीक है, पूरा खाना बनाएंगे, कोरिएंडर एंड चिली पाउडर, ठीक है। तो यहाँ कितने सारे वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स हैं। चिली पाउडर, इसको अलग अलग वर्ड्स एक बार नहीं गिन रहे हैं, ये तो एक ही आइटम है ना। तो 1 2 3 4 आइटम्स को जोड़ने के लिए एंड शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, सारा राशन का सामान है। तो यहाँ हो गया अमंग वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पूरा पार्ट जो है सेंटेंस का
सेंटेंस का जो पूरा पार्ट है उसके साथ जोड़ने के लिए अमित एंड अनु का जो उसको जो जोड़ा गया है एंड शब्द से जोड़ा गया है, और वो पूरा सेंटेंस किससे जुड़ा है स्टूडेंट्स? दे आर गुड फ्रेंड्स, राइट? तो पूरे सेंटेंस के अंदर जो जुड़ाव आया है वो इसी एक शब्द से आया है. टू other parts of the sentence and show a relationship between or among them. एक रिलेशनशिप दिखाया जाता है, या दो वर्ड्स या दो कोई भी जैसे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, या तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप या दो से अधिक हैं, तो उन सबके बीच का आपस का रिलेशनशिप दिखाने के लिए इन्हीं कंजंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे बट शब्द जो भी इस्तेमाल किया था हमने एक एग्जाम्पल के अंदर, वो बट शब्द भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ना, दो बातों को जोड़ रहा है. ठीक है कि अमित और अनु तो अच्छे फ्रेंड्स हैं एक, लेकिन शीना उनकी दोस्त नहीं है. ये दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों बातों का जुड़ाव हुआ है बट से, राइट? अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर. अब यहाँ पर एंड अगर नहीं जुड़ेगा, एंड अगर हम नहीं लगाएंगे एलेक्स और रॉबिन के बीच में, तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये दो लोग हैं. फर्स्ट है एलेक्स, सेकंड कौन सा है? रॉबिन. ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये दोनों साथ में खेल रहे हैं. ये हमें एंड से ही पता चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? एक लिंक बैठा रहे हैं दो लोगों के बीच में, राइट? ये लिंक बैठा. नेक्स्ट इज एलेक्स प्लेज वेल. एलेक्स तो अच्छा खेलता है बट रॉबिन प्लेज बेटर देन हिम. एलेक्स जो है वो अच्छा खेलता है, लेकिन रॉबिन जो है वो उससे अच्छा खेलता है. यानी रॉबिन जैसा खेलता है वो एलेक्स से बेहतर खेलता है. तो यानी पहला सेंटेंस तो बता दिया और दूसरे सेंटेंस के अंदर एक और चीज़ बताई है. हो सकता है यहाँ बट रॉबिन प्लेज वर्स देन हिम, या बट रॉबिन डजंट प्ले गुड, ये भी हो सकता था ना. यहाँ पर ये भी हो सकता था रॉबिन डजंट प्ले गुड. ये भी हो सकता था कि एलेक्स अच्छा खेलता है लेकिन रॉबिन उतना अच्छा नहीं खेलता, या एलेक्स अच्छा खेलता है लेकिन रॉबिन उससे ज़्यादा अच्छा खेलता है. तो किस शब्द से ये दोनों बातें जो हैं वो ऐड हुई है? इस बट शब्द से. ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, तो बट शब्द से ऐड हुई है. ठीक है. आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल. ये अगेन दो आइडियाज़ कनेक्ट हुए हैं, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस कनेक्ट हुए हैं. क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ. अब यहाँ पर हम एलेक्स को ही समझ कर चलते हैं कि इस बार क्योंकि एलेक्स और रॉबिन की बात हो रही है, तो हम एलेक्स समझ लेते हैं कि ये आई जो है एलेक्स है. तो एलेक्स क्रिकेट खेलता है और रॉबिन फुटबॉल खेलता है. ये दो अलग अलग बातें हो गई, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, लेकिन एक तुलनात्मक तौर पे हुई हैं, या एक तरीके से कि ये तो ये खेलता है और वो व्यक्ति वो खेलता है. एक सेंटेंस में हुई है, दो आइडियाज़ को कंबाइन किया गया है. फिर किससे? एंड शब्द से. ठीक है. When he was sick, I went to see him. जब वो बीमार था तब मैं उसे I went to see him, मैं उसे देखने के लिए गया. अब यहाँ पर मैं when अगर हटा दूँ, he was sick, I went to see him. वो बीमार था, मैं उसे देखने के लिए गया. हाँ, इतना काफ़ी है, लेकिन जब वो बीमार था तब मैं उसे देखने के लिए गया, ये भी एक बात को जॉइन करवा रहा है कि क्या ये है, ये सेंटेंस से ये जो शब्द है ना when, उस when शब्द से पता चलता है कि कब देखने के लिए गया, कि जब वो बीमार था तब देखने के लिए गया था. तब के लिए यहाँ कोई अलग से शब्द नहीं जोड़ा गया है. क्यों? क्योंकि वो शब्द का अर्थ इस when शब्द से ही निकल कर आ रहा है. स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, लेकिन जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ये और आपके साथ क्लियर होता चला जाएगा. राइट? चलिए, अब यहाँ हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे. कंजंक्शंस को सिर्फ आप बेसिकली इतना ही समझिए कि दो बातें, दो सेंटेंसेस या दो जो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में एक लिंक बैठाता है, या उनके बीच में कनेक्शन जो होता है, कनेक्टर्स बेसिकली, जो कंजॉइन करना, कंबाइन करना, ये काम जो होता है कंजंक्शंस वाले वर्ड्स यही काम करते हैं. ठीक है. अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम ये फर्स्ट 4 टाइप्स ही पढ़ेंगे. कौन सी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस, कंपाउंड कंजंक्शंस एंड पंक्चुएशन विद कंजंक्शंस.
ठीक है। सिर्फ पंक्चुएशन विद कंजंक्शंस सबसे इजी में से एक है। ये बेसिकली टाइप ऑफ कंजंक्शंस नहीं आता, मतलब मान भी सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली इन अ वे यूजिंग कंजंक्शन विद पंक्चुएशंस, राइट, कि किस तरीके से कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, उस केस में पंक्चुएशन कहाँ आता है, राइट। तो ये है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और एडवर्बियल कंजंक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। कंजंक्शंस का जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? द जॉब ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। पैरेलल इन स्ट्रक्चर, पैरेलल क्या होता है? अगर हम ट्रेन की पटरियाँ देखें तो वैसे बराबर चलती हैं ना, यही पैरेलल कहा जाता है कि दोनों समान तौर पे हैं और एक ही लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जब हम पैरेलल चीज़ों की बात करते हैं तो वो सिर्फ दो ही हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लाइंस बनाऊं और बिल्कुल कह सकती हूँ दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो एकदम उनके समतल तौर पे उनके समान है तो वो बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल ही कहलाती हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इफ़ दे आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। ये कौन से वाले वर्ड्स होते हैं? जैसे अगर मैं बात कहूँ कि अमित एंड अनु, ये दोनों पैरेलल ही हैं स्ट्रक्चर में, दो लोगों की बात हो रही है, एकदम अलग अलग बात नहीं हो रही, दो समान, तो ये पैरेलल एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर मैंने एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिया है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच आर बाय फार द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस एंड, बट, फॉर, नो और सो, येट। ये 7 कंजंक्शंस होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजंक्शंस में से है, मोस्ट कॉमनली यूज कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं छोटी सी आपको ये बता दूँ, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर व्हेन शब्द का इस्तेमाल हुआ था, व्हेन शब्द का इस्तेमाल किया था, तो वो व्हेन शब्द जो है वो तो WH कैटेगरी में आता है ना, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की, तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाया था। इसीलिए स्टूडेंट्स हर शब्द का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है उस हिसाब से हम उसे समझते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखें, व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम, यहाँ पर ये जो व्हेन शब्द है वो किसी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिखा गया है, बल्कि एक उत्तर दे रहा है यहाँ पर, इसलिए इस रूप में, इसी वजह से ये क्या है, हमारा एक कंजंक्शन निकल कर आता है कि जब वह बीमार था तब मैं उसे देखने गया, अपने आप में एक उत्तर का रास्ता है, यानी एक आंसर का एक रास्ता है, रूट है इस शब्द से होकर जाना, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। अब हम इनको याद करना आसान है क्या? इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि फैन बॉयज़ ये जो शब्द है ये बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है, जैसे विबग्योर एक ऐसा शब्द है जो हम पूरे रेनबो के कलर्स को सीक्वेंस में याद करने के लिए, कौन सा वर्ड है? विबग्योर, VIB, तो ये क्या होता है? VIBGYOR, क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही है ना पूरे रेनबो के कलर्स। उसी आधार पे फैन बॉयज़, तो F का मतलब होता है फॉर, एंड, नो, बट, और, येट, सो। इट्स वेरी इजी, तो इस एक शब्द को याद कर लीजिए, आपको ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी आप सीखिए। सबसे पहले शब्द है फॉर। फॉर शब्द का इस्तेमाल होता कब है? देखिए, हमने जो सीखा है, फॉर शब्द का मतलब होता है फॉर, जैसे दिस इज़ फॉर यू, यानी ये आपके लिए है, तो हमने फॉर का मतलब हमेशा सीखा है के लिए, राइट। लेकिन इतना सा ही बस नहीं अर्थ होता है इसका। इनफैक्ट जब हम कंजंक्शंस के तौर पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर का इस्तेमाल होता है बिकॉज शब्द की तरह। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये ऐसा हुआ क्योंकि, तो ये जैसे होता है ना, द लीव्स, वाई द लीव्स आर ग्रीन, द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज
ऐसे ही लिखते हैं ना क्योंकि, ये जो क्योंकि है ये इसकी जगह फॉर का इस्तेमाल होता है। अब आपको अगर अजीब लग रहा है तो बिल्कुल अजीब मत फील कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला यूसेज है फॉर का। स्पेशली अगर हम पोएट्रीज़ की बात करें, पोम्स में बात करें, तो पहले की जितनी भी पोम्स लिखी जाती थी उसके अंदर मैक्सिमम केसेस में, इनफैक्ट आई वुड से 95% केसेस, पोम्स के अंदर बिकॉज जैसे शब्द का इस्तेमाल ना के बराबर होता था। इनफैक्ट उसकी जगह फॉर शब्द का इस्तेमाल होता था, राइट। चूँकि यूसेज धीरे धीरे कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे बिकॉज की जगह बिकॉज यूज़ कर रहे हैं, फॉर को सिर्फ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कई बार ना दिक्कत होती है समझने में। बट ऐसा नहीं है, फॉर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज के आधार पे। अब इसका एक एग्जांपल हम देखें। देखिए, आई वॉज मीनिंग टू लीव सून, मेरा मतलब, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा ये मतलब था कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। फॉर आई वॉज गेटिंग लेट टू द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं अगली क्लास के लिए जो है लेट हो रहा हूँ। बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, जो अगली क्लास होने वाली है उसके लिए मैं लेट हो रहा था, इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। क्या दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं? एक बार हम ये शब्द हटा दें फॉर, मैं लेट निकलना चाह रहा था, मैं अगली क्लास के लिए लेट हो रहा था। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ये फॉर हटाकर अगर ये सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें तो एज सच कोई मीनिंग नहीं निकल कर आता। हो सकता है हमारा ये सेंटेंस कहने का तरीका अलग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। हो सकता है ये सेंटेंस हम ये इसलिए कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि शब्द आया कि नहीं आया, ये जो शब्द है क्योंकि वो आया कि नहीं आया। या फिर मैं ये कह दूँ, नहीं मैं अब चलती हूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ खा पी नहीं पाऊँगी, मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी क्लास है तो मुझे जाना है। इस वे में भी कह सकते हैं। तो ये सेम बात, ये जो आइडिया क्या है, बेसिकली आइडिया ये है कि मेरी एक क्लास है जिसके लिए मैं लेट हो रही हूँ और इसलिए मुझे जाना है। बेसिक बात जो है, बेसिक अर्थ जो है वो यही है, ठीक है। और हर एक में क्योंकि के बिना इस सेंटेंस को कंप्लीट करना मुश्किल है, मतलब इनफैक्ट असंभव ही है, आप सही मीनिंग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो सेंटेंस है किसी भी तरीके से कह दो, लेकिन ये क्योंकि ज़रूर आएगा और इसीलिए यहाँ पर फॉर का लगना ज़रूरी है। और ये फॉर ही जो है उसने आई वॉज मीनिंग टू लीव सून, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और चीज़ पे आधारित नहीं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा सेंटेंस आई वॉज गेटिंग लेट टू द नेक्स्ट क्लास, ये भी अपने आप में इंडिविजुअल एक सेंटेंस है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ये। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मतलब अगर हम ये फॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा और ये एक सेंटेंस हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हो जाएंगे, ये दो सेंटेंसेस में तब्दील हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट है। इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जॉइन करा है हमने फॉर शब्द से, राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आसान है, सिर्फ जॉइनिंग की गई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज एंड। एंड का मतलब क्या होता है? सबसे आसान होता है, बेसिकली होता है और, है ना, और कि अमित और अनु, तो ये और होता है ना जब ज्वाइन करने के लिए, जब अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा। देखिए, फ्रेया लेफ्ट क्विकली एंड आई वॉज वरिड अबाउट हर, सिंपली कि फ्रेया जो है वो जल्दी चली गई और मैं उसके लिए चिंतित हो रही थी। यहाँ पे फ्रेया लेफ्ट क्विकली एंड आई वॉज वरिड अबाउट हर, ये फिर से दो आइडियाज़ आ गए हैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कारण बता रहा है। ये सेंटेंस जो है कि मैं चिंतित हूँ, तो चिंतित क्यों हूँ, वाई आई एम सो वरिड, उसका कारण ये है क्योंकि फ्रेया जो है जल्दी जा चुकी है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यहाँ पर ये अगेन दो सेंटेंसेस हैं, अलग अलग आइडियाज़ हैं कि फ्रेया जल्दी चली गई और मैं चिंतित हूँ उसके लिए। अब ये आई वॉज वरिड अबाउट हर, क्यों चिंतित हूँ, किस लिए चिंतित हूँ, क्या कारण है, अपने आप में ये सेंटेंस से पता चल रहा है चिंतित हो, क्यों चिंतित हो, किस लिए चिंतित हो, ये नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो ये सेंटेंस जो है फर्स्ट वाला, वो इसको कारण दे रहा है कि भाई वो जल्दी चली गई थी ना, इसलिए ये चिंतित है। और ये जॉइन कैसे हुआ? एंड से।
राइट, कि वो जल्दी चली गई और मैं उसके लिए यहाँ चिंतित हो रही हूँ, राइट। नेक्स्ट कम्स नॉर। नॉर जो होता है बेसिकली जैसे नाइदर नॉर होता है, नहीं शब्द का नहीं अर्थ जो होता है वो होता है नॉर का मतलब। इसकी जो खासियत होती है यूज़ करने की वो ये होती है कि जिन दो सेंटेंसेस को ये जोड़ता है दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर नॉट शब्द आता है, नॉट या नेवर भी, लेकिन बेसिकली नॉट से ही हम समझेंगे कि जिसमें नॉट शब्द आता है। तो नॉट इसका मतलब ये नहीं कि बात कोई ख़राब कह दी है, नहीं, यहाँ सिर्फ ये कि जिस सेंटेंस में नॉट शब्द आ जाए, दैट इज़ इट। विल यू कम टुमारो? नो आई विल नॉट बी एबल टू कम। ये कोई बात ख़राब नहीं है, सिर्फ नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। जब दोनों सेंटेंसेस में ये नॉट हो या नहीं वाला एक्सप्रेशन दे रहा हो और ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है वहाँ पर नॉर का इस्तेमाल होता है। दे वर नॉट अप फॉर एथलेटिक्स नॉर वॉज आई, यानी एथलेटिक्स के लिए अप फॉर इट का मतलब होता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, ठीक है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, तुम एथलेटिक्स करना चाहोगे। तो यहाँ पर है ना तो वो एथलेटिक्स करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या मतलब है? वो एथलेटिक्स करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं। नॉर वॉज आई, नॉर वॉज आई, तो वॉज आई एक अलग है, वॉज आई एक अलग सेंटेंस है और यहाँ तक एक अलग सेंटेंस है। वॉज आई में नॉट शब्द है क्या? जी नहीं, नॉट शब्द नहीं है। लेकिन ये वॉज आई के अंदर क्या ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी मना ही हो रहा है? जी हाँ, वे लोग एथलेटिक्स के लिए तैयार नहीं थे, ना ही मैं, ना ही मैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस ना या नहीं या नॉट का इम्प्रेशन दे रहे हो या ये शब्द ही आ रहा हो, नॉट वाला शब्द ही आ रहा हो, तो वहाँ पर हम हमेशा नॉर का इस्तेमाल करते हैं। फिर से सुन लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे दो सेंटेंसेस जहाँ पर या तो नॉट का शब्द आ रहा हो या तो वर्ड आ रहा हो या फिर उसका एक्सप्रेशन आ रहा हो, और एक्सप्रेशन भी नहीं तो अगर सिर्फ इम्प्रेशन भी आ रहा हो तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया वर्ड बट। बट का क्या मतलब होता है? अगेन दो सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ रहे हैं उसमें से पहला सेंटेंस तो सिंपल सा होता है, मतलब हाँ ना किसी भी वे में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस जो होता है, नेक्स्ट सेंटेंस होता है, उसके अंदर कुछ तब्दीली होती है। लेकिन कैसे? अब ये देखिए, वी वर रनिंग लेट, यहाँ तक ये एक सेंटेंस है कि हम लेट हो रहे थे। फिर बट के बाद सेंटेंस है इट वॉजंट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ हियर एनी टाइम सून। हम लेट हो रहे थे लेकिन यहाँ से निकल पाना कि जल्दी ही निकल पाएंगे संभव नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ से जल्दी ही निकल पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आप ऑलरेडी एक ऑफिस मीटिंग में हो, तो अगर आप पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहे हो और मीटिंग में हो, तो मीटिंग में बैठकर हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद हम पार्टी में अभी भी यहाँ पर इस मीटिंग से जल्दी नहीं निकल पाएंगे और नहीं लगता कि पार्टी में पहुँच पाएंगे। ये दोनों ही सेंटेंसेस में बेटा एक चेंज आता है। फर्स्ट सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में एक चेंज आता है। कभी भी जब भी हम बट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, बट के बाद आने वाला जो सेंटेंस है यानी जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सपोर्ट मतलब उसका साथ नहीं दे रहा होता है, ठीक है, कभी साथ नहीं दे रहा होता है। या तो इसके एक विपरीत सा केस करेगा, एक विपरीत सा सेंटेंस रहेगा, ऑपोजिट सा सेंटेंस रहेगा, या एक बदला हुआ सेंटेंस रहेगा। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल दिया था जब मैंने ये वीडियो जस्ट स्टार्ट ही करी थी कि अमित एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स बट शीना इज़ नॉट देयर फ्रेंड। तो ये एक बदलाव आया कि हाँ ये तो अच्छे फ्रेंड हैं लेकिन नहीं, वो शीना इनकी फ्रेंड नहीं है। हाँ, इसमें ये आ सकता है अनु एंड अमित आर गुड फ्रेंड्स बट शीना इज़ अमित्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब या तो इसमें ये बदलाव आए कि शीना जो है अनु से ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, या फिर नहीं शीना इतनी अच्छी फ्रेंड नहीं है। लेकिन एक बदलाव जब हम देखने को मिलता है हमें जो इसके कनेक्टेड होता है, फर्स्ट सेंटेंस से कनेक्टेड होता है। ऑब्वियसली कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं तो कनेक्शन तो होगा ही, बिना कनेक्शन के तो कंजंक्शंस पढ़ ही कैसे सकते हैं।
लेकिन वो कनेक्शन सपोर्टिव वे में नहीं होता, या तो बेहतर होगा सेकंड सेंटेंस या कमतर होगा, लेकिन साथ नहीं दे रहा होता। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया? बट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। हो सकता है आपको ये फैन बॉयज़ के अंदर सबसे मुश्किल बट का मीनिंग ही लगे या बट का इस्तेमाल लगे, लेकिन सबसे आसान इसी का आंसर होता है कि ऐसा तो हो गया लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा ना, या ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन वो तो हो गया ना। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है और भी वो होता है जब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर भी आते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी और लिखा होता है ना, कि मान लीजिए क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 है और उसका ए और बी, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके बीच में लिखा हुआ है और कि या तो ए वाला कर लो या बी वाला कर लो, या ए में ही दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, तो हमें और इस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ही प्लेज बैडमिंटन 2 or 3 times a week। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कि वो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बैडमिंटन खेलता है। तो 2 या फिर 3 दोनों में से कोई भी एक है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 या 2 to 3, 2 से 3 मरतबा, कि मिनिमम 2 बार तो खेलता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खेलता है, ऐसा नहीं है। 2 या 3 बार, आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योर नहीं है कितनी दफ़ा, लेकिन 2 या फिर 3 बार। तो यानी और को जो है हिंदी में या भी कहते हैं। राइट, या कह के कि या तो 2 बार खेलता है या फिर 3 बार खेलता है। बस इतना ही है कि जब चॉइस की बात होती है, 2 ऑप्शंस होते हैं या ज़्यादा, तो तब हम और का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कम्स येट। येट क्या दर्शाता है? येट जो होता है स्टूडेंट्स, उसका इस्तेमाल बट जो है उससे सिमिलर सा होता है, लेकिन बट का एक क्या होता है, बट में एक बदलाव देखने को मिलता है कि भाई रिलेटेड ही होता है लेकिन एक बदलाव देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बदलाव क्या देखने को मिलता है कि मैं ऐसे से कर रहा था लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन येट का क्या अर्थ होता है, दोनों सेंटेंसेस में ही एक किस्म का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एकदम विपरीत। क्या होता है कॉन्ट्रास्ट का अर्थ? विपरीत, एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट सा होना, एक कॉन्ट्रास्ट देखने का मिलना। जैसे कॉन्ट्रास्ट मैचिंग भी होती है ना, हम ड्रेसेस पहनते हैं, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग होती है, उसी तरीके से अर्थ होता है कॉन्ट्रास्ट का। राइट, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, I had not expected to win yet I did। तो क्या मतलब होता है कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैं जीत जाऊंगी या जीत जाऊंगा, फिर भी मैं जीत गई। तो यहाँ येट को हम एक तरीके से मान सकते हैं कि फिर भी, ये शब्द है कि मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करती थी लेकिन फिर भी मैं जीत गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जीत गई, मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। जो रिज़ल्ट है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के, वो एकदम विपरीत है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी लेकिन मैं हार गई, और मैं हार भी गई। एंड आई लॉस्ट, यहाँ पर अगर मैंने उम्मीद भी नहीं थी कि जीतने की और मैं हार भी गई, तो ये क्या है, सिमिलर थिंग्स के बीच में एक तरीके का कनेक्शन हो रहा है। तो सिमिलर थिंग में कनेक्शन है तो एंड आएगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन एंड आई लॉस्ट, ये हो सकता है, यहाँ पर एंड आ सकता है, ठीक है। या फिर आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन बट आई ट्राइड हार्ड, लेकिन मैंने अपनी कोशिश बहुत करी, ठीक है। मैंने जीतने की उम्मीद नहीं की थी लेकिन फिर भी मैं जीत गई। राइट, समझ में आ रहा है? मैंने आपको एंड और बट इन दोनों का ही इस्तेमाल इस सेंटेंस के लिए करके बताया है कि क्यों येट बट और एंड में किस तरीके से डिफरेंस है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से सीखेंगे तभी समझ में आएगा कि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन एंड आई लॉस्ट, मैंने जीतने की उम्मीद भी नहीं करी थी और मैं हार गई। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन बट आई ट्राइड हार्ड, मैंने जीतने की उम्मीद तो नहीं की थी लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन और आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू विन येट आई विन, मैंने उम्मीद नहीं की थी फिर भी मैं जीत गई। आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ें। लास्ट हमारा है स्टूडेंट्स सो शब्द को हम फॉर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर से कैसे? फॉर का मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज। तो बिकॉज क्या होता है, बेसिकली बिकॉज होता है
क्योंकि मतलब एक कारण बताता है, तो बिकॉज क्या बताता है, कारण या कॉज, कॉज को ही कारण कहते हैं। क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि ये कारण है, ठीक है। लेकिन सो क्या होता है, इफेक्ट क्या हुआ है। सो क्या बताता है बेटा कि इफेक्ट क्या हुआ है, कि अगर मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूँ कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है, कारण बताया गया। अब मैं यही बताऊं कल बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, ये एक सेंटेंस अलग होता है। मैं कल बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, तो इसलिए, तो क्योंकि और इसलिए में ये अंतर है कि सो जो है वो आपको बताता है इफ़ेक्ट, एक इफ़ेक्ट बताता है कि ये हरकत हुई तो इस हरकत का क्या परिणाम निकला, राइट। अब ये देखिए यहाँ पर ही वॉज पैनिकिंग सो वी वर कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है बेटा सावधान। ही वॉज पैनिकिंग, और पैनिक का मतलब क्या होता है, बहुत हड़बड़ा जाना या बहुत घबरा जाना, राइट। अगर आपने ये शब्द सुना है कभी, पैनिक अटैक आना, तो पैनिक अटैक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अति में घबरा जाना बुरी तरह, कि आप अपने कंट्रोल ना रख पाए आप अपने ऊपर, ठीक है। ही वॉज पैनिकिंग, वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग कॉशियस थे। हम लोग कॉशियस क्यों थे, हम लोग कॉशियस इसलिए थे क्योंकि ही वॉज पैनिकिंग, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और वो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको घबराहट हो रही थी, इसलिए हम सभी सावधान हो गए, राइट स्टूडेंट्स। क्या समझ में आया इन सभी का, ये फैन बॉयज़ जो हैं उनका सबका आपको इस्तेमाल समझ में आया। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने बताया है, और किस तरीके से एक डिफ्रेंसीशन इनका किस तरीके से है वो भी आपको बताया है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एन्जॉयड द क्रिकेट मैच, सेम लेवल सेम पेस की बात है कि क्रिकेट की स्टेडियम गए और हमने मैच को खूब इन्जॉय किया, खूब मैच का लुत्फ उठाया। क्लियर। डू यू वॉन्ट आइसक्रीम और वुड सम चॉकलेट्स भी मोर प्रेफरेबल, यहाँ पर एक चॉइस दी जा रही है बेसिकली कि तुम्हें कोई आइसक्रीम चाहिए क्या, या फिर तुम चॉकलेट्स खाना चाहोगे, तो आइसक्रीम और चॉकलेट के बीच में एक चॉइस दी गई है। तो जब चॉइस की बात होती है तो हम और का इस्तेमाल करते हैं, गो अवे एंड नेवर कम बैक, चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँ गो अवे बट नेवर कम बैक, ये कोई मीनिंग नहीं होता। डोंट गो अवे बट कम बैक, ये आ सकता है कि गो अवे एंड कम, गो अवे बट कम बैक, ये हो सकता है कि चले जाओ यहाँ से लेकिन वापस ज़रूर आना, ये हो सकता है, राइट। लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता गो अवे बट नेवर कम बैक, ये हो सकता है कि इवन इफ़ यू आर गोइंग बट कम बैक सम अदर डे, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स। ये बहुत कम एग्जाम्पल्स यहाँ ये इसलिए दिए क्योंकि पहले आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए जा चुके हैं, तो होपफुली आपको यहाँ समझ में आ गया, और बाकी आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ अब हम आ गए हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे। अब जो 3 कंजंक्शंस टाइप ऑफ कंजंक्शंस हम पढ़ेंगे दे आर सुपर इजी, लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी चीज़ क्या जानेंगे कि कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है। डेफिनेशंस देख लेते हैं। Correlative conjunction uses a set of words in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of a sentence. क्या करता है, या तो contrast दिखाता है या compare करता है किसे, equal parts of a sentence को, ठीक है। The words of the correlative conjunctions have a special connection between them, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में रिलेटिव, वो उनका आपस में एक कनेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं रिलेटेड होते हैं, या ये भी बोले कि ये जो एक सेट का हिस्सा जैसे होते हैं, जैसे हम कई बार स्पून सेट लेकर आते हैं तो 6 स्पून्स का 6 चम्मच का सेट होता है ना, उसी तरह ये भी वर्ड्स का एक सेट होता है जो हम हमारे अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं। हम चूज़ नहीं करेंगे कि कौन से वर्ड्स होने चाहिए, ये सेट है, पहले से ही प्री सेट है। सो दे आर द रिलेटेड वर्ड्स। तो कैसे होगा, द को रिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट ओनली, ये 2 शब्द हैं और ये कनेक्टेड वर्ड्स हैं, तो ये नॉट ओनली वर्ड्स हमेशा साथ में इस्तेमाल होते हैं, बट ऑल्सो
ईदर और एक कॉम्बिनेशन है, नाइदर नॉर ये भी एक कॉम्बिनेशन है, बोथ एंड ये कॉम्बिनेशन है, नॉट बट कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए कितने कॉम्बिनेशंस देखे हमने, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ देख। इसके अलावा और भी होते हैं, ये सिर्फ 6 नहीं होते, ये कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब ये नॉट ओनली जो 2 शब्द हैं वो अलग अलग नहीं, आपको उसको एक तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। और इसका पार्टनर शब्द क्या होता है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट, इस तरीके से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम अगर को रिलेटिव कंजंक्शंस को समझे तो दोज वर्ड्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर ऑलवेज रिलेटेड। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब हमेशा होता है रिश्तेदार। तो ये दोनों जो शब्द है ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये एक दूसरे के ऐसे रिश्तेदार हैं जो जिनका आप कभी कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ में ही रहेंगे सेंटेंस में। इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए, Neither Alex nor Robin can play baseball. Neither और nor का मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस को दिखाने के लिए, मतलब एक नेगेटिव बात को दिखाने के लिए होता है कि ना ही एलेक्स ना ही रॉबिन, दोनों के बारे में एक मना किया जा रहा है कि ना तो एलेक्स और ना ही रॉबिन जो है वो कैन प्ले बेसबॉल, मतलब दोनों ही बेसबॉल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग स्पेशली बताया गया है कि ना तो रॉबिन बेसबॉल खेल सकता है और ना तो एलेक्स बेसबॉल खेल सकता है और ना ही रॉबिन बेसबॉल खेल सकता है। यानी नो वाली चीज़ नाइदर नॉर में होती है। नॉर का मीनिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन किया जाता है दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए, आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड सीरियल। अब बोथ और एंड, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल में था बोथ और एंड, राइट? तो बोथ और एंड ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन की तरह यूज़ होते हैं। तो मुझे दोनों ही चाहिए, आइसक्रीम भी और सीरियल भी, राइट? मतलब मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ अलग, और एंड का इस्तेमाल करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। अभी अभी हमने जब फैन बॉयज़ वाला सीखा तो हमने कहा कि दोनों सेम पेज पर है, कि यहाँ पर खाने पीने की और ये मतलब जो सेम, कि भाई मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, राइट? तो ये समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट इज ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट। मैंने एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या चॉकलेट चाहिए, तो जवाब में हम मान के चलते हैं ये जवाब आया है उस क्वेश्चन का कि भाई मुझे तो आइसक्रीम भी चाहिए और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। तो क्या है, ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम, उसने ना कि सिर्फ आइसक्रीम खाई लेकिन उसने चॉकलेट भी खा ली, यानी दोनों ही चीज़ उसने ले ली, ना सिर्फ ये ना। और यहाँ पर हो सकता है कि ही वॉज सो अपसेट दैट ही नॉट ओनली थ्रो अवे द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट, ये भी हो सकता है कि फेंक दी, दैट ही नॉट ओनली थ्रू अवे दी आइसक्रीम बट ऑल्सो दी चॉकलेट। यानी जब दोनों ही चीज़ों को इंक्लूशन में बात कर रहे हैं कि दोनों के साथ क्या हरकत हुई है, तब हम इस कॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज रीना इज बोथ द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगेन बोथ एंड एंड का इस्तेमाल हमने किया है। वेदर और का भी देख लेते हैं। शी डिडंट नो वेदर टू कॉल इन और वेट हर टर्न। तो मतलब यहाँ एक लड़की के बारे में बात हो रही है जो कह रही है कि उसे नहीं पता कि उसे कॉल करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो जब कॉम्बो में इस्तेमाल और का मतलब ऑप्शन के हिसाब से होता है ना, और ऑप्शन को ही जब हमने वेदर के हिसाब से इस्तेमाल किया तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसे नहीं पता कि उसे या तो फ़ोन करना चाहिए या वेट करना चाहिए कि उसका नंबर कब आएगा। मे बी हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए गई है और वो अपनी बारी का वेट कर रही है, तो उसको नहीं पता कि अपनी बारी का वेट करे या कॉल कर ले, क्योंकि वेट करते हुए बहुत देर हो गई है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये काम करे या फिर ये काम करे, दो काम है, दोनों में कंफ्यूज हो रही है कि या तो ये काम करे या फिर ये काम करे। आया स्टूडेंट्स समझ में? यहाँ पर अब एक चीज़ और देखते हैं, आइदर और का भी था। आइदर और का मतलब होता है, यहाँ पर मैं एन हटा देती हूँ तो आइदर और का कॉम्बिनेशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है? आइदर एलेक्स और रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल, क्या मीनिंग निकल कर आता है?
या तो एलेक्स या फिर रॉबिन जो है बेसबॉल खेल सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ही बेसबॉल खेलता है और वो एक ही बेसबॉल खेल सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा, लेकिन या तो एलेक्स या फिर रॉबिन खेल सकता है। यहाँ पर या दो मतलब निकल के आते हैं कि या तो मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों में कौन खेल सकता है, या फिर दोनों में से किसी एक को ही परमिशन दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि या तो ये या फिर वो, कि दोनों में से कौन, या तो ये या फिर वो, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, ये होता है। ठीक है, तो आइदर और दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर नॉर दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, और वेदर और या तो ये या तो ये। ठीक है, कि दो ऑप्शंस हैं कि उन दोनों ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? तो यहाँ पर हमारे जो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनका इस्तेमाल भी पूरा हुआ, एंड होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दे आर वेरी इजी एंड दे आर सुपर इजी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड कंजंक्शंस। हमने कंपाउंड नाउन्स भी पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था केक शॉप, हमने पढ़ा था केक शॉप। तो ये दोनों के दोनों ही दो नाउन्स हो गए ना, एक नाउन हो गया केक, एक नाउन हो गया शॉप, और इन दोनों को जोड़कर आप एक सिंगल नाउन भी बना सकते हैं, क्या, केक शॉप। तो इस तरीके के, या स्कूल टीचर, इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि जब दो अलग अलग नाउन को जोड़कर आप जब एक बना देते हैं, दैट इज नोन एज कौन से, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड का बेसिकली मतलब है दो को जोड़ देना, तो यहाँ कंजंक्शन की बात है तो हम कंजंक्शंस को जोड़ देंगे। These are conjunctions that have 2 or 3 parts, दो या उससे ज़्यादा हिस्से होते हैं। Each and every part of these does not have to be conjunctions themselves. The parts become inseparable in the sense that they tend to pop up next to one another more often and not. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की नाउन कंपाउंड्स में क्या एक नेसेसिटी होती है। जैसे मैंने अभी दो शब्द लिखे, केक शॉप, दोनों का नाउन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड कंजंक्शंस में ज़रूरी नहीं कि अगर तीन शब्दों से मिलकर अगर कंपाउंड बन रहा है तो तीनों शब्दों का ही कंपाउंड होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी नहीं है। जो पार्ट्स होते हैं ना वो इनसेपरेबल होते हैं, यानी वो पार्ट्स इस तरीके से होते हैं कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही बन जाते हैं। जैसे मान लो तीन शब्द मिलकर अगर एक कंपाउंड बने हैं तो वो तीन शब्द एक शब्द ही हो जाते हैं और उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और बिल्कुल संभव है कि तीनों में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा दो कंपाउंड कंजंक्शंस नहीं हो, सिर्फ एक ही कंजंक्शन वर्ड हो उन तीनों में से, ये संभव है। यही कहा जाता है कि एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस डज नॉट हैव टू बी कंजंक्शंस, ज़रूरी नहीं है कि सभी को अपने आप में कंजंक्शन होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं। देखिए, वी लव टू गो स्किनी डिपिंग एज वेल एज बस्किंग इन द सन। अब ये एज वेल एज जो है ना, इसमें से जो ये एज शब्द है ना वो तो कंपाउंड ही है, मतलब कंजंक्शन ही है, लेकिन एज वेल एज जो है वो एक तीन शब्द हैं। वेल इज़ नॉट अ कंजंक्शन एट ऑल, वो कंजंक्शन ही है। वेल शब्द जो है वो कंजंक्शन नहीं है, लेकिन ये तीनों शब्द मिलकर एक कंजंक्शन बनते हैं। इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, हमें स्किनी डिपिंग पसंद है और हमें बस्किंग इन द सन, मतलब सन के अंदर बस करना भी बहुत पसंद आता है। राइट, नेक्स्ट इज ही एक्टेड एज इफ इट वर हिज फर्स्ट टाइम अंडर द सन। वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे ये धूप में उसका पहला समय है। इसका अंडर द सन, इसका बेसिकली मतलब होता है बेटा सन बेदिंग जो होती है ना, जैसे बहुत ही ऐसे देश जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे ही वहाँ पर जब सूरज निकलता है, धूप निकलती है, तो सब लोग धूप लेने के लिए, क्योंकि विटामिन डी मिलता है धूप से, तो धूप सेकने के लिए जाते हैं, हमेशा बिल्कुल बाहर निकल आते हैं, स्पेशली बीच पर चले जाते हैं ऐसे टाइम पर। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि, तो एज इफ, जैसे कि, तो ऐसा लगता है ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पहली बार सन में निकला है या पहली बार धूप में निकला है। राइट, तो एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, तो। राइट, आगे, आई मेड अ डील टू सी देम प्रोवाइडेड दैट आई वॉज अश्योर्ड पुलिस प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट अगेन एक
कॉम्बो है जो एक साथ। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम जो कंपाउंड कंजंक्शंस देख रहे हैं और हमने जो कोरिलेटिव देखा उसके अंदर क्या होता है, कोरिलेटिव में बेसिकली पेयर्स होते हैं, उसमें पेयर्स होते हैं और वो पेयर्स दैट आर रिलेटेड, ये होता है कोरिलेटिव। कंपाउंड अलग कैसे होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, पेयर नहीं होता, यानी जोड़ी। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी। यहाँ पर कंपाउंड में कोई जोड़ी नहीं होती, वहाँ जोड़ी होती है, जैसे आइदर और की एक जोड़ी है, नाइदर और नॉर की एक जोड़ी है। यहाँ पर कोई जोड़ी है क्या, जी नहीं, कोई जोड़ी नहीं है। आया समझ में ये? तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। कभी भी कोरिलेटिव और कंपाउंड को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इनके साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इन सब के बस मीनिंग को समझना होता है, ठीक है। अब यहाँ ये सेंटेंस देखिए, I made a deal to see them provided that I was assured police protection। मैंने एक डील करी थी कि मैं उनसे मिलूँगा, जिससे भी मिलने की बात हो रही है, जो them है जिनसे मिलना है, जिनसे भी मिलने की बात हो रही है, लेकिन provided that, यहाँ provided that का मतलब है कि शर्त ये रखी कि मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन मिलेगी, ये मैंने अश्योरिटी ली और ये कंडीशन है। प्रोवाइडेड दैट मतलब मेरी जो कंडीशन है वो ये है, बट ऑन द कंडीशन, ये लिखने की बजाय, मतलब ये शर्त जो है, प्रोवाइडेड दैट की शर्त ये है कि मुझे ये अश्योरेंस मिले कि मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन मिले। तो ये प्रोवाइडेड दैट एक तरीके से शर्त मान लीजिए या कंडीशंस मान लीजिए कि इन सब शर्तों के चलते, ये मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट का। राइट स्टूडेंट्स, आई हरीड आउट ऑफ द रूम सो दैट आई डिडंट हैव टू लिसन टू हर एनी मोर। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि यहां पर भी लिख देती हूं, ताकि मतलब यहाँ ये है कि मैं जल्दी से रूम के बाहर चला गया ताकि मुझे उसकी और ज़्यादा बातें जो भी वो कह रही है, टू लिसन टू हर एनिमल, ताकि वो जो कुछ भी कह रही है मुझे और कुछ ना सुनना पड़े। ये सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ की शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और हस्बैंड रूम से बाहर चला जाता है ताकि उसे अपनी वाइफ की वो जो भी बात कह रही है या जो भी चिल्ला रही है, जो भी इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अपनी वाइफ की और उसको ना सुननी पड़े, इसलिए। तो सो दैट का मतलब हो गया ताकि, प्रोवाइडेड दैट का मतलब हो गया शर्तें या कंडीशंस, ठीक है। एज इफ का मतलब हो गया जैसे कि, और यहाँ पे वी लव टू मतलब हमको ये एक्टिविटी भी पसंद है और हमको ये वाली एक्टिविटी भी पसंद है, हमको ये भी पसंद है एज वेल एज दिस वन, ठीक है। यहाँ पर एंड में और एज वेल एज में क्या डिफरेंस है, एज में और एज वेल एज में ये डिफरेंस होता है बेटा कि जब हम एंड की बात कर रहे होते हैं तो जिन भी दो चीज़ों के, मान लीजिए यहाँ पर ही एंड अगर हमने लगाया होता, जो कि यूजुअली हम नहीं लगाते, तो बेसिकली एंड शब्द जब इस्तेमाल होता है तो जिन भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में कलेक्टिवली बात हो रही होती है। जैसे अगर शुगर सॉल्ट की बात करूं, शुगर और सॉल्ट की बात अगर मैं करूं, तो अगर मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगी तो मैं शुगर और सॉल्ट की बात इकट्ठी कर रही हूँ कि आई लाइक शुगर एंड सॉल्ट, तो ये मतलब ये दोनों साथ बेसिकली आ रहे हैं, मुझे शुगर पसंद है और मुझे सॉल्ट भी पसंद है, ये कहने का, सेंटेंस बोलने का तरीका होता है। और यहाँ मैं अलग अलग की, हमें स्किनी डिपिंग करना बहुत पसंद है और हमें बस्किंग इन द सन के अंदर बस करना भी बहुत पसंद है, अलग अलग सेंटेंसेस बोल रही हूँ और फिर उसे एज वेल एज से जोड़ रही हूँ, इनको साथ नहीं करी कि वी लव टू स्किनी डिपिंग एंड सन बास्किंग, ये नहीं, ये हो अलग अलग एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर अगर, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को हमेशा एज वेल एज बोला जाता है, और जब कलेक्टिवली बोला जाता है, कलेक्टिवली, तब वहाँ पर एंड लगता है। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब आ गए हैं हम हमारे यहाँ पर आज के लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन पे, जिसका जो है पंक्चुएशंस विद कंजंक्शन। अब यहाँ क्या है, two independent clauses in a sentence must be separated by a comma and that goes for no matter what conjunction is used। punctuations basically क्या होते हैं students, जैसे full stop, comma, semicolon, colon,
एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं, हमें कब रुकना है, कितना पॉज लेना है। जैसे फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस बोला, फुल स्टॉप लिया, इसका मतलब रुके वहाँ पर। पूर्ण विराम का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से रुके, फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस पढ़ें, एक पॉज आता है। कॉमा का मतलब होता है वो पॉज थोड़ा सा कम पॉज होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँ, आई एम डूइंग फाइन बट आई हैव माई ओन स्ट्रगल्स, इसका मतलब जहाँ कॉमा आया वहाँ मुझे रुकना है। इसी रुकने से, इसी ठहराव से सेंटेंस की एक रिदम बनती है और एक लहजा निकल कर आता है, राइट? ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ तुम कौन हो या तुम कौन हो, सेम शब्द है, लेकिन जिस तरीके से मैंने सेंटेंस पे, जिस शब्द पे स्ट्रेस दिया है, बल दिया है, एक लहजा बदला है। इन पंक्चुएशन से एक टोन बनती है, एक एक्सेंट बनता है, एक लहजा बनता है, राइट? यहाँ पर जब हम कंजंक्शंस में बात करते हैं पंक्चुएशंस की, तो चाहे आप किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई सा भी कंजंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कॉमा से सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यहाँ पर क्लॉजेस ना समझ के सिर्फ सेंटेंस की बात करते हैं हम, क्योंकि हमने अभी क्लॉजेस पढ़ी नहीं है। मैं बेसिक बस ये बता दूँ कि क्लॉजेस बेसिकली सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो बेसिकली इंडिपेंडेंट के तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी उसको किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं सो गई, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंस है। मैं जल्दी सो गई क्योंकि, अभी क्योंकि का जवाब देना पड़ेगा ना, इट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पर डिपेंड है? कारण क्या है जल्दी सो जाने का? तो वो सेंटेंस आगे बनेगा ना, क्योंकि मुझे कुछ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सेंटेंस कारण बताता है ये, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो इसी तरीके के कई बार एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, ऑब्वियसली तभी तो हमें उसे कंजंक्शन से जोड़ना पड़ा। ये दोनों ही सेंटेंसेस को अपने आप में अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है, यानी पहले सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए दूसरे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ रही, दूसरे वाले के लिए अर्थ निकालने के लिए पहले वाले की ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट? समझ में आई ये बात? इसीलिए उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स? If the clauses attached by the conjunction can stand as complete sentence, a comma must be used between them. और ऐसे ही केसेस में उनके बीच में कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है, राइट? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ जो पहला एग्जाम्पल है उसे देखिए, आई एम डूइंग फाइन बट आई हैव माई ओन स्ट्रगल्स। अब यहाँ पर ये जो बट है वो अगेन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और दोनों सेंटेंसेस में ही क्या है, एक बदलाव आ रहा है दूसरे सेंटेंस में पहले से, ठीक है? तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस ये अलग अलग हो गए हैं, एक सिंगल स्ट्रेच में खिंचा हुआ सेंटेंस ये नहीं है स्टूडेंट्स। तो यही हमको समझना होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो चुके हैं। ये देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो हमारा कॉमा आएगा कहाँ पे? जहाँ पर ये सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। इसको कभी भी इस तरीके से रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ये रूल बनाकर मत चलिए कि हाँ हमारा जो कंजंक्शन है उसके जस्ट पहले ही आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, ठीक है? हम अभी वो एग्जाम्पल्स जब देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि शुरुआत में आ जाते हैं। तो शुरुआत में आप कभी कॉमा से तो स्टार्ट नहीं करते हैं ना सेंटेंस, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लेकिन 99% केसेस में यही होता है कि जब हमारे जो सेंटेंसेस में जहाँ पर कंजंक्शंस होते हैं उसके जस्ट पहले ही हमारे कॉमाज आते हैं, बट इट इज़ नॉट 100% रूल। ये ध्यान रखिए कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट? क्योंकि अच्छा यहाँ पे ही कॉमा क्यों आता है, हमें एक्चुअल में वहाँ कॉमा लगाना होता है जहाँ ब्रेक हो रहा होता है सेंटेंस, ठीक है? कि ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, राइट? तो वहाँ सेंटेंस लगाना होता है, और हमारा कंजंक्शन भी वहाँ है, ठीक है ना? जॉइंट वहीं लगेगा ना जहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ जॉइंट लग रहा है उस जॉइंट के जस्ट पहले आप कॉमा लगा दो, ये है। लेकिन कितने केसेस में? 99% केसेस में। कुछ केसेस के अंदर एक एक्सेप्शन केसेस जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, जो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू वर रनिंग द मैराथन
एंड आई वॉज चेयरिंग यू ऑन। दो अलग अलग सेंटेंसेस हुए और ये इक्वल लेवल के और सिमिलर थिंग्स के जो है सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं दोनों सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तुम मैराथन रन कर रहे थे और मैं तुम्हें चीयर कर रही थी। चीयर मतलब प्रोत्साहन करना कि ये गो और दौड़ो और मैराथन दौड़ो, वेरी नाइस, ये होता है चीयर करना, राइट। जैसे हम हमारी फेवरेट टीम को हमेशा चीयर करते हैं और खेलो और बढ़िया से जीत कर आओ, वैसे ही, राइट। तो यहाँ पर दो पैरेलल हैं और ये एंड से इसको कनेक्ट किया गया है और एंड के जस्ट पहले देखिए हमने यहाँ पर ये कॉमा लगा दिया है और अगेन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। देन कम्स माई फादर वॉज अनश्योर ऑफ द रिजल्ट। मेरे जो पिता हैं वो रिजल्ट के बारे में अनश्योर थे, मतलब वो यकीन नहीं था कि क्या रिजल्ट रहेगा, थोड़े से डाउटफुली था उनके दिमाग में। दो ही वॉज कीपिंग इट टुगेदर। दो या ऑल्दो ये वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है हालांकि। तो यहाँ पर है हालांकि ही वॉज कीपिंग इट टुगेदर, यानी उन्हें नहीं पता था, मतलब पिता को, मेरे पिता को नहीं पता था कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल रखा था। कीपिंग इट टुगेदर का मतलब होता है कि वो फिर भी कंट्रोल में थे, वरना कई लोग पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, घबराने वाली हरकत हो जाती है, पैनिक करने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या ही रिज़ल्ट आएगा। लेकिन कीपिंग इट टुगेदर क्या दर्शा रहा है, इनकी एक कामनेस दिखा रहा है, इनकी एक कामनेस दिखा रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो इसी बारे में ये है। तो यहाँ पर अगेन फिर से ये एक सेंटेंस जो है वो ब्रेक हुआ, सिंगल सेंटेंस नहीं, और यहाँ दो आया है, दो वर्ड्स। ये मैंने जैसे बताया था बहुत सारे और सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर दो भी एक ऐसे शब्द है जो बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है एज ए कंजंक्शन, कनेक्ट करता है, जॉइन करता है दो सेंटेंसेस को। तो यहाँ देखिए मेरे फादर को पता नहीं था कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, हालांकि फिर भी उन्होंने अपने आप को काबू में रख रखा था एंड ही वॉज स्टिल वेरी कंपोज्ड, राइट। दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं और उनको इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं बेसिकली, और एक कंजंक्शन से उन्हें जॉइन किया हुआ है और कंजंक्शन से जस्ट पहले कॉमा आ गया है। अब यहाँ हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइजेस, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इन टॉपिक्स की। पहला है जेवन वॉज कोल्ड डैश ही पुट ऑन अ कोट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अगेन दो सेंटेंसेस हैं, पंक्चुएशन विद कंजंक्शंस। इसकी एक्सरसाइज मैंने अलग से नहीं ली है, हर एक सेंटेंस में समझते जाइए किस तरीके से ब्रेक हो रहा है कोई सेंटेंस। जेवन जो है उसे ठंड लग रही थी, ही वॉज कोल्ड का मतलब होता है कि उसे ठंड लग रही थी, कि उसे इतनी ठंड लग रही थी। ही पुट ऑन अ कोट, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, एक चीज़ हुई, ये कारण है किसी चीज़ का, और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो क्या हुआ कि उसने कोट पहना। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसने कोट पहना। तो मैंने आपको फैन बॉयज़ याद है, उसमें क्या सिखाया था, कौन सा वो वर्ड था जिससे है कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, वो किस शब्द से पता चलता है स्टूडेंट्स, सो शब्द से, कि चूंकि उसे ठंड लग रही थी तो उसने क्या किया, उसने कोट पहना। अब इसको अगर आगे पीछे कर दे, उसने कोट क्यों पहना, क्योंकि, बिकॉज उसको सर्दी लग रही थी, और बिकॉज के लिए क्या वर्ड है, फॉर शब्द ही है ना। तो ये इस तरीके से हमको ये सीखना है, राइट। नेक्स्ट कम्स मारिया ट्राइड टू रीड अ नॉवल इन फ्रेंच। उसने फ्रेंच में, मारिया एक लड़की है जिसने फ्रेंच में लिखी हुई एक नॉवल को पढ़ने की कोशिश की। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी। सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या, तो क्या है, बट इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। अलग अलग सेंटेंसेस ये बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं। जेवन वॉज कोल्ड, ही पुट ऑन अ कोट। मारिया ट्राइड टू रीड अ नॉवल इन फ्रेंच, इट वॉज टू डिफ़िकल्ट। To join both the sentences and give a proper meaning, better meaning, we are using conjunctions, right? Again देखिए, to get from Vancouver to Victoria, यानी वैंकूवर से विक्टोरिया आने के लिए आप फ्लाई कर सकते हैं, you can ride the ferry। तो यहाँ क्या होगा, और मतलब आप उड़कर भी, एंड तो नहीं आएगा, एंड का मतलब हो सकता है आप उड़ सकते हैं, उड़कर मतलब फ्लाइट से,
ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके पंख आ गए और आप उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। यू कैन फ्लाई मतलब फ्लाइट से आ सकते हैं। यू कैन राइड द फेरी, आप फेरी भी ले सकते हैं मतलब बोट, राइट, आप बोट भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं लेंगे ना कि आधे आप हवा में और आधे आप बोट में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो और ही आएगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं ना कि या तो आप इसमें भी आ सकते हैं या फिर आप उसमें भी आ सकते हैं, राइट। आई बॉट अ बॉटल ऑफ वाइन, एक वाइन की एक बॉटल ली है। वी ड्रैंक इट टुगेदर, एंड हमने वाइन की बॉटल ली, सिमिलर पेस पे है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। वाइन की बॉटल ली और उस वाइन की बॉटल को ही फिर पिया, सेम उसी पे सेम पेस पर है ये, और सेम पैरेलल स्ट्रक्चर है, सीखा था ना। तो इसलिए क्या आ गया, एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बेटा क्लॉजेस को, फ्रेजेस को जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो और डीपर अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर एक ये समझिए कि जब दो सेंटेंसेस को इंडिविजुअली हम बोल सकते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, वो होता है। हाँ, रीज़न हो सकता है कि अगले क्योंकि हम जो कन्वर्सेशन भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि फुल स्टॉप आ गया उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसका पहले वाले से कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है कि लेना नहीं देना नहीं होता। क्या होता है, एक सेंटेंस, माई नेम इज अंकिता, आई वर्क एट मैग्नेट ब्रेन्स, ये सही है सेंटेंस या नहीं? दोनों के बीच में एक फुल स्टॉप अगर मैंने ला दिया तो क्या गलत है क्या वो? दोनों सेंटेंस अलग अलग है क्या? दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला उसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है क्या? लेना देना होता है, लेकिन आप उनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, अकेले में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उसका एक अर्थ है, अपने आप में कंप्लीशन है। वो होते हैं इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट ना हो, राइट। जैसे माई नेम इज अंकिता, फुल स्टॉप एक सेंटेंस, दूसरा आई वर्क एट मैग्नेट ब्रेन्स दूसरा सेंटेंस। अब अगर मैं इसको पूरा बोलूँ, माई नेम इज अंकिता एंड आई वर्क एट मैग्नेट ब्रेन्स, तो ये एक सेंटेंस हो गया और एंड शब्द से ये जुड़ा, और दोनों ही सेंटेंस पैरेलल स्ट्रक्चर के हैं, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ें स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, मेक श्योर आप वो डाउट ज़रूर से ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी लाइव सेशन के अंदर तो हम वो डाउट्स क्लियर कर ही लेते हैं जो आप लेकर आते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, राइट। चलिए, जेरी डैश रिच डैश फेमस। अब यहाँ पर ये किस चीज़ की एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स? कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि रिलेटेड होते हैं और पेयर में होते हैं। रिमेंबर, नाइदर नॉर, आइदर और, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है जेरी इज डैश रिच डैश फेमस। तो यहाँ पर या तो नाइदर नॉर लगेगा या आइदर और लगेगा। स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्बो वर्ड्स होते हैं या कॉम्बिनेशन रिलेटेड कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये जो हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, आइदर और या नाइदर नॉर, क्या लगेगा? नाइदर नॉर लगेगा। क्यों नाइदर नॉर? इसलिए लगेगा क्योंकि जेरी ना तो उसके पास पैसे हैं, ना तो वो रईस है, और ना ही वो मशहूर है। ऐसा क्यों? ऐसा इस मतलब ऐसा क्यों तो पता नहीं कि जेरी के पास पैसे भी क्यों नहीं है और वो फेमस भी क्यों नहीं है, लेकिन नाइदर नॉर लगा है, ऐसा क्यों, मैं वो कहना चाह रही हूँ। वेल, आइदर और अगर हम लगाएंगे तो इसका क्या अर्थ निकल कर आता है कि जेरी के पास या तो पैसे हैं लेकिन वो मशहूर नहीं है, या जेरी मशहूर है उसके पास पैसे नहीं है। ये कोई अर्थ निकल कर आता है क्या? नहीं। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, आप किसी भी भाषा में बात करते हो अदर देन इंग्लिश, मान लीजिए आप हिंदी में बात करते हैं या आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा है, आप जिसमें भी बात करते हैं, वो बात करते समय आपको मालूम है कि एक अर्थ निकलता है बात का, आपको उस अर्थ को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है तो उस अर्थ को आपको ट्रांसलेट करना होता है। भाषा को, एक एक शब्द को आप ट्रांसलेट कर हर बार सही सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जब वो अर्थ आपको निकालना समझाना आ जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नाइदर नॉर ही क्यों आना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। मेक श्योर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरा, इन सेंटेंसेस के साथ साथ मैं आपको पंक्चुएशंस भी समझाती जा रही हूँ। तो ये पूरा देखिए सिंगल सेंटेंस है, आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, सिंगल है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं आएगा।
नेक्स्ट कम्स वी आर डैश गोइंग टू द जिम टुडे डैश टुमारो, मतलब हम आज भी जिम जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। तो यहाँ ये है कि सिर्फ आज नहीं जा रहे हैं, नॉट ओनली टुडे बट ऑल्सो टुमारो, हम आज ही नहीं बल्कि कल भी जिम जाएंगे। पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकल कर आ रहा है, इसलिए ना कि सिर्फ आज बल्कि कल भी जिम जाएंगे। क्या कोई पंक्चुएशन लग सकता है क्या? जी नहीं, नहीं लग सकता। आई डैश रीड रामायण डैश आई हैव टाइम, मुश्किल से पढ़ पाते हैं रामायण जब समय होता है। ये भी एक कॉम्बो है, हार्डली और व्हेन। तो जब भी रामायण पढ़ने का जब भी समय मिलता है तब मुश्किलों से रामायण पढ़ी जा सकती है बस मुझसे। डैश यू प्रैक्टिस डैश यू बिकम परफेक्ट, यानी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट बनेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। ये तो बहुत बहुत कहा जाता है ये तो, कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। और आपको अपनी भाषा को भी परफेक्ट करना है तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट्स, राइट, और आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएं। लास्ट सेंटेंस है वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल टास्क ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के हर जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम होता है उसका हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उसका जिम्मेदार है। डैश वी लाइक इट डैश नॉट, भले ही हमें वो पसंद आया ना आए, तो भले ही हमें पसंद आया ना आएगा क्या, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो क्या आएगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट, राइट। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे ये जो पहले 4 सेंटेंसेस हैं आप उनको एक सिंगल सेंटेंस में एक मीनिंग है, आप उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ब्रेक होता है कहाँ पर, 2 सेंटेंसेस में। यहाँ कंट्री पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ देखिए भले आपको पसंद आया ना आए, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज बना है कि भले आपको पसंद हो या ना पसंद हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप एक नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको देश के बहुत सारे कार्यों के अंदर अपना योगदान देना ही होगा, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें, क्लियर है। नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंपाउंड जंक्शंस। अब कंपाउंड कंजंक्शंस क्या होते हैं, वही जो जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, राइट। ये यहाँ पर वर्ड्स जो होते हैं ये पेयर में नहीं, जोड़ी में नहीं होते, ये ध्यान रखिए। ही लेफ्ट अर्ली डैश ही हैड समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डू, एज इफ। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है ना, यहाँ से इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि वो जल्दी चला गया जैसे तो उसे बहुत इम्पॉर्टेंट कोई काम हो, ये इसका मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पर ये जो एज इफ है ना, ये पूरा यहाँ पर ब्रेक नहीं हो सकता। यहाँ कंजंक्शन से पहले या कंजंक्शन के बाद सेंटेंस नहीं है जैसे बाकियों में था। बाकियों में ऐसे था ना, एक पहले कि एक पहले है और एक बाद में है, यहाँ ऐसे नहीं है, एक पहले एक बाद में नहीं है, यहाँ पर एक पहले है और एक साथ में है। यहाँ एज इफ इस सेंटेंस को बना रहा है, उसके पास कोई ज़रूरी काम हो नहीं, वो जल्दी चला गया जैसे कि उसके पास बहुत ज़रूरी काम हो। वो हमेशा फ़ोन पर ही बिजी रहता है मानो पता नहीं कितना ही काम हो, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश यू डू योर पार्ट आई विल हेल्प यू अचीव योर गोल। 2 सेंटेंसेस में विभाजित है, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि आप अपना काम करें और मैं आपकी मदद करूंगी आपका गोल अचीव करने में, यानी प्रोवाइडेड दैट यू स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम्स एंड आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। She practiced every day dash she could be ready for the competition so that, यहाँ पर क्या आया, so that, क्यों आया so that, ताकि वो कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जब पूरा बना ना बेटा तो ये सहित में बना है, ताकि वो कंपटीशन के लिए रेडी हो सके। जब ये पूरा सेंटेंस बनेगा और आप इसका अर्थ समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या कॉमा लगेगा क्या। शुरू में इसी तरीके से आपको समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप पहले समझने लगेंगे। दूसरी बात ये, जब आप सेंटेंस, ये तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये सेंटेंस लिखना ही है कि एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें सो दैट आए, तब तो आपको पता होगा ना कि अच्छा मुझे क्या सेंटेंस लिखना है, तो तब आपको पता चलेगा कि कहाँ वो सेंटेंस ब्रेक होगा और कहाँ वो कॉमा आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश नर्वस शी स्टार्टेड हर प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली, तो क्या होगा, इवन इफ नर्वस शी स्टार्टेड हर प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली।
नर्वस होते हुए भी, कि भले ही वो नर्वस हो, लेकिन उसने जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली की, मतलब अपने अंदर की घबराहट को बाहर अपने चेहरे पर नहीं झलकने दिया। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि भले ही नर्वस थी, उसने अपनी नर्वसनेस को झलकने नहीं दिया और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से शुरू की। राइट, क्लियर है? समझ में आया है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो कंपाउंड्स कंजंक्शंस का जो पहला पार्ट है यहाँ पर पूरा होता है ये वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिए। उसमें हम एडवर्बियल और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ग्रामर सीरीज़ के सभी जो वीडियोस हैं उनको बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और मेक श्योर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स प्रोवाइडेड हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। और आखिर में स्टूडेंट्स, फिर से बताऊं, कोई डाउट है तो लाइव सेशन में तो उसे आप मुझसे पूछिए ही, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लाइव सेशंस जो कि हैं संडे और थर्सडे को शाम को 5:30 बजे, मेक श्योर आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। एंड स्टूडेंट्स, लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टेक केयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।